Good morning, class 8. Today we will start chapter 3 Mineral and Energy Resources. आज का टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना. मिनरल्स को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज के टाइम पे हम मिनरल्स को नहीं बचाएंगे तो वो फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी नहीं बचेगा. हमारे पास फ्यूचर जनरेशन को मिनरल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. तो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. अब मिनरल्स को बचाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको रीन्यू नहीं कराया जा सकता. कुछ मिनरल्स हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मिनरल्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल है. हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि मिनरल तो रिन्यू होते हैं, बट इसको रिन्यू होने में लाखों साल लग जाते हैं, इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं. और लाखों साल तक हम तो ज़िंदा रह नहीं सकते, इसी वजह से फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिनरल्स को. इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स. यानी मिनरल बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर दैन द रेट एट विच द ह्यूमन्स कंज्यूम दीज मिनरल्स. मतलब इसको बनने में, इसकी फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जितना हम यूज़ करने में नहीं लगाते हैं. तो इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. तो बार बार माइन करके निकाल के ज़मीन से मिनरल को वेस्ट करने से अच्छा है मिनरल को रिसाइकिल करें. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड. बचाया जा सकता है किस तरह से? रिसाइकिल क्या होता है? एक बार मिनरल निकाल लिया ज़मीन से, तो हमारे जितना यूज़ हुआ उतना करने के बाद में हम उसे रिसाइकिल कर देते हैं. जैसे हमने आयरन लिया, आयरन का फ़ैन बनाया, फ़ैन ख़राब हो गया तो हम उस फ़ैन को बेच देते हैं, तो वो वापस रिसाइकिल होता है. आयरन वापस रिसाइकिल होता है और नए प्रोडक्ट में बन के तैयार हो जाता है. नेक्स्ट हेडिंग इज़ पावर रिसोर्सेज. पावर रिसोर्स क्या है? जिससे हमें एनर्जी मिलती है. एनर्जी हमें नहीं, मतलब एनर्जी जनरेट करने वाले को पावर रिसोर्स कहते हैं. यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सनीज मदर बीइंग्स हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र. शी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वॉकिंग हिम अप. शी देन rushes to the kitchen to prepare glass of orange juice for him in the blender. Sunny, have you finished taking bath? Come and have your breakfast. Calls out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. While going to school, Sunny forgets to switch off light and fans. When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyle are changing very fast. अब आप अपने आप में एक एग्जांपल लो. जैसे इस सनी की मॉम का एग्जांपल आया था, वैसे अपने आप में इमेजिन करो. हम रात को सोने से लेके सुबह तक, या सुबह से लेके रात तक पूरे दिन गैजेट का यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है, राइट. इस टाइम पे मैं आपको वीडियो लेक्चर दे रही हूँ, वो भी एक गैजेट के थ्रू है, फ़ोन के थ्रू है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगा. और इसका जो नेट है उसका अलग चार्ज लगता है. मतलब गैजेट के ऊपर आज की लाइफस्टाइल पूरी गैजेट पे ही डिपेंडेंट है. हम अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहे हैं. तो पावर और एनर्जी plays a vital role in our lives. We also need power for industry, agriculture, transport, communication and defense. Power resource may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. Now, conventional resources, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि क्या है. अब conventional resource क्या होता है? Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को. कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होता है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जो कॉमन यूज़ होता है लंबे समय के लिए. जैसे फायरवुड, फॉसिल फ्यूल आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स. ये कई टाइम तक यूज़ होता है,
इसीलिए इसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड, फायरवुड में इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड किस लिए यूज़ होता है? कुकिंग करने के लिए, हीटिंग करने के लिए। हीटिंग यानी किसी चीज़ को गर्म करने के लिए। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड। हमारे इंडिया के अंदर 50% से भी ऊपर ऐसे लोग हैं जो लकड़ी से आग जला के खाना बनाते हैं। रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच वर ब्यूरिड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर्स इनटू द फॉसिल फ्यूल। और वही लाखों साल पहले जो एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, उनके ब्यूरिड, उनके अवशेष जो ज़मीन के अंदर दफन हो गए, उसको लाखों साल लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने में। अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है? अंडरलाइन कर लो। फॉसिल फ्यूल होता है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो ज़मीन में से निकाले जाते हैं, ज़मीन के अंदर दफन हुए जो एनर्जी सोर्सेज है वो फॉसिल फ्यूल होते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑयल और नेचुरल गैस दे रखा है। ऑयल का एडवांटेज क्या है, नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है, और दोनों के डिसएडवांटेज क्या हैं। यहाँ पे दे रखा ऑयल। ऑयल क्या है, इसका एडवांटेज क्या है? ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाता है। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होता है। नेचुरल गैस क्या होता है? ईजियर, ये भी ईजियर है ट्रांसपोर्ट के लिए। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, ऑयल और कोल से ज़्यादा क्लीन है, ये साफ़ है। और चीपर देन ऑयल। ऑयल, किस ऑयल की बात करें? खाने के ऑयल की बात नहीं कर रहे हम बात करें फॉसिल फ्यूल की, यानी पेट्रोलियम की। तो ये दूसरे मतलब पेट्रोलियम से काफ़ी सस्ता होता है नेचुरल गैस। इनके डिसएडवांटेज क्या है? डिप्लीटेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। भाई ऑयल लीकेज, ऑयल जलाया जाएगा तो उसमें से धुआं निकलेगा और वो धुआं हमारे लिए ऑक्सीजन को, हमारे जो ऑक्सीजन है उसको ख़राब करता है। और गैस लीकेज होती है तो उससे भी ऑक्सीजन पोल्यूट होता है। पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन। अब पोल्यूशन निकलता है, जो रेन है एनवायरनमेंट में, जो वाटर वेपर है उसके अंदर ये पोल्यूशन मिक्स हो जाता है और एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, और नया फ्यूल निकालना इतना ईजी नहीं होता है। तो ये हो गया आपका ऑयल और नेचुरल गैस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज सभी को पता है, डिसएडवांटेज पे लोग थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं, बट हमें डिसएडवांटेज पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसी से फ्यूचर डिपेंड करता है, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें फायरवुड आ गया और कोल आ गया और हाइडल पावर आ गया। नाउ अच्छा सॉरी, ऑयल के अंदर है हाइडल पावर, ऑयल और नेचुरल में। इसके एडवांटेज क्या हैं? फायरवुड के लिए इजी एक्सेस है, प्रोवाइड एनर्जी है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोगों को प्रोवाइड करवाता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? कलेक्शन में टाइम लगता है, पोल्यूट करता है एटमॉस्फेयर को, हाउस में प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है, डिफॉरेस्टेशन क्रिएट करेगा। अब कोल का एडवांटेज, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, बहुत कम अवेलेबल है, और एफिशिएंट कन्वेंशनल टू इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्सटेंसिवली अवेलेबल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन उसका भी डिसएडवांटेज है, वो क्या है? पोल्यूशन। हर एक मिनरल से अगर हम उसको जलाएंगे, हम उसका मिसयूज़ करेंगे तो ऑब्वियस है पोल्यूशन तो होगा ही होगा। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत भारी होता है। अगर हम 1 kg कोल भी लाने जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आता है वो, तो बल्कि कहलाएगा। हाइडल पावर, हाइडल पावर जो वाटर से निकल रही है। सबसे पहले एडवांटेज तो ये है इसका, पहला ऐसा है जिसमें नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन नहीं हो रहा। दूसरा फ़ायदा इरिगेशन और फिशिंग को प्रमोट करता है। तीसरा ये चीप है। डिसएडवांटेज क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, मतलब लोकल कम्युनिटी को इजीली ये नहीं मिल पाता। इनअंडेटेड्स लॉ लेइंग रीजन्स, मतलब बहुत कम रीज़न पर ये प्रोवाइड हो पाता है। एक्सपेंसिव टू सेटअप, और इसको सेटअप करना, हाइडल पावर को सेटअप करना बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली होता है।
conventional energy, the resources of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. मतलब ये जितना बन रहा है उससे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं. एनर्जी तो यही है, लोगों का उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है. सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून. तो बहुत जल्दी ये एग्जॉस्टेड यानी ख़त्म होने की कगार पर है. उसके बाद में आएगा कोल. कोल के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन स्टूडेंट्स, you have to read this chapter very carefully because formative assessment 1, the question will ask inside from this book, from this chapter, so please do hard work. Thank you for today. Bye.